लोकसभा में कल राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के सिलसिले में विशेष चर्चा। झारखंड विधानसभा में पेश होगा अनुपूरक बजट। सीएम की अध्यक्षता में होगी कैबिनेट बैठक। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने विकसित भारत के संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने के लिए सामूहिक प्रयास पर दिया जोर। धरती आबा के सपनों का झारखंड बनाने पर जोर। राज्यपाल से जदयू शिष्टमंडल ने की मुलाकात। पेशा कानून लागू करने की मांग। दीपिका पांडे सिंह ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती में लखपति दीदियों के योगदान को सराहा। और निलंबित आईएएस विनय चौबे की बढ़ती मुश्किलें। आय से अधिक संपत्ति मामले में एसीबी ने पत्नी से की पूछताछ। संपत्ति के ब्यौरे से कड़ी जोड़ने की कवायद। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं रोज उरांव और अब समाचार विस्तार से। सशस्त्र सेना झंडा दिवस पर कृतज्ञ राष्ट्र जवानों के पराक्रम और बलिदान को नमन कर रहा है। सशस्त्र सेना झंडा दिवस केवल एक तिथि नहीं, बल्कि वह राष्ट्रीय संकल्प है जिसमें भारत अपने सैनिकों और उनके परिवारों के साथ खड़ा होता है। आज का भारत जिस शांति, सम्मान और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है, उसके पीछे अनगिनत सैनिकों की त्याग गाथाएं छिपी हैं। उनके इसी अमूल्य योगदान का सम्मान करने के लिए भारत सरकार ने वर्ष 1949 में एक ऐतिहासिक निर्णय लिया। एक ऐसा दिवस जो सेनाओं के शूरवीरों और उनके परिवारों के प्रति देश की कृतज्ञता का प्रतीक बने। 28 अगस्त 1949 को डिफेंस मिनिस्टर्स कमेटी ने निर्णय लिया कि हर वर्ष 7 दिसंबर को पूरा देश सशस्त्र सेना झंडा दिवस यानी आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे मनाएगा। और वर्ष 1949 से लेकर आज तक यह परंपरा अनवरत जारी है। इस दिन का उद्देश्य सिर्फ सम्मान नहीं, बल्कि उन सैनिक परिवारों के कल्याण के लिए देश की सहभागिता को सुदृढ़ करना भी है। भारत सरकार के केंद्रीय सैनिक बोर्ड, डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर और रक्षा मंत्रालय द्वारा संचालित आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे फंड यानी AFFDF युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए सैनिकों की विधवाओं यानी वीर नारियों, दिव्यांग अथवा घायल सैनिकों और पूर्व सैनिकों यानी एक्स सर्विसमैन के पुनर्वास, चिकित्सा और कल्याण के लिए समर्पित है। राज्य और जिले के सैनिक बोर्ड इस निधि को सीधे लाभार्थियों तक पहुंचाते हैं। यह पूरी प्रक्रिया रक्षा मंत्रालय के अधीन संगठित, पारदर्शी और औपचारिक है। 7 दिसंबर को देश भर में छोटे से झंडे और लेपल पिन एक प्रतीक बन जाते हैं। यह संकेत हैं कि नागरिक अपने सैनिकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। सरकारी कार्यालयों, स्कूलों, सार्वजनिक संस्थानों और सेना की इकाइयों में सम्मान कार्यक्रम, श्रद्धांजलि समारोह और फंड समर्थन गतिविधियां आयोजित होती हैं। सशस्त्र सेना झंडा दिवस यानी राष्ट्र रक्षा के प्रहरी परिवारों के नाम भारत का नमन। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के सिलसिले में लोकसभा में कल विशेष चर्चा होगी। पात्रा ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चर्चा में शामिल होंगे। श्री पात्रा ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि 150वीं वर्षगांठ को लेकर देश भर में विविध कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। 1875 7 नवंबर को वंदे मातरम लिखा था। वंदे मातरम आगे चल के आनंद मठ जो उनका नॉवेल है, उस नॉवेल का हिस्सा बना। सन्यासी आंदोलन को उसमें दर्शाया गया था आनंद मठ में, और उसको लेकर आज जो ये देश में सेलिब्रेशन हो रहा है, बाद में रविंद्रनाथ टैगोर जी ने उसे स्वरबद्ध किया। 1 वर्ष का जो सेलिब्रेशन हो रहा है, घर घर तक वंदे मातरम को पहुंचाना, वंदे मातरम के महत्व को जानना, वंदे मातरम के इतिहास को जानना और वंदे मातरम के माध्यम से देश के नींव के साथ जुड़ने का पुनः जेन जी हो चाहे हम सब पुनः ये कोशिश करें टू रीलिव द टाइम इन हिस्ट्री जिस समय हमारे पूर्वजों ने इस देश के लिए वंदे मातरम कहते हुए अपने खून को बहाया था।
साप्ताहिक अवकाश के बाद विधानसभा के शीतकालीन सत्र की कार्यवाही कल से दोबारा शुरू होगी। सरकार द्वारा सदन में अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। इसके अलावा प्रश्नकाल भी निर्धारित है। गौरतलब है कि विधानसभा का शीतकालीन सत्र 5 दिसंबर से शुरू हुआ है, जो 11 दिसंबर तक चलेगा। सत्ता पक्ष सत्र को लेकर रणनीति पर मंथन कर चुका है, जबकि भाजपा में मंथन का दौर जारी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कल राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक होगी। सरकार द्वारा जारी विज्ञप्ति में बताया गया है कि मंत्रिपरिषद की बैठक विधानसभा की बैठक के तुरंत बाद प्रोजेक्ट भवन स्थित मंत्रिपरिषद कक्ष में होगी। इस बैठक में विकास और जन सरोकार से जुड़े महत्वपूर्ण एजेंडों पर सहमति बन सकती है। पेशा पर भी कोई निर्णय आ सकता है। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ रांची में द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया ईस्टर्न रीजन के दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने विकसित राष्ट्र के निर्माण में सबों से भागीदारी सुनिश्चित करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि विकसित भारत 2047 का लक्ष्य समाज के हर वर्ग के सहयोग से पूरा होगा। श्री सेठ रांची में एक समाचार पत्र समूह द्वारा आयोजित सम्मान समारोह में भी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में अपने परिश्रम से अलग पहचान बनाने वाले प्रबुद्धजनों को सम्मानित कर उनका हौसला बढ़ाया। रक्षा राज्य मंत्री श्री सेठ ने धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा के 150वें जयंती वर्ष पर महापुरुषों और क्रांतिकारियों के सपनों का झारखंड बनाने और जल, जंगल तथा जमीन के साथ संस्कृति के संरक्षण के लिए सामूहिक प्रयास पर बल दिया। जदयू के एक शिष्टमंडल ने लोक भवन में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल में शामिल सदस्यों ने आदिवासी और मूलवासी हितों की रक्षा के लिए राज्यपाल से पेशा कानून को लागू करने की दिशा में पहल का आग्रह किया। पार्टी नेता गोपाल कृष्ण पातर के नेतृत्व में शिष्टमंडल ने इस संबंध में राज्यपाल को एक ज्ञापन भी सौंपा। पार्टी ने राज्य में विधि व्यवस्था की स्थिति से भी राज्यपाल को अवगत कराया। इधर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने पेशा कानून को लेकर सरकार के रुख की आलोचना की है। उन्होंने आज एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि जैसे ही विधानसभा सत्र शुरू होता है, पेशा कानून लागू करने के मामले में सत्ता शीर्ष में बैठे लोग नया नाटक शुरू करने लगते हैं। श्री मरांडी ने कहा कि पेशा का ड्राफ्ट तो पहले भी बन चुका है। झारखंड की जनता को भ्रमित करने का यह तरीका अब पुराना हो चुका है। उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि ग्रामीणों का हक किसी माफिया और मुख्यमंत्री की जेब में नहीं जाएगा। यह सुनिश्चित करने के लिए जनता ने हमें विपक्ष की जिम्मेदारी दी है। ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती में लखपति दीदियों के योगदान की सराहना की है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा कर उन्होंने कहा कि लखपति दीदी अपनी परिश्रम और आत्मविश्वास से नई पहचान बना रही है। पलाश सिर्फ एक ब्रांड ही नहीं, बल्कि यह ग्रामीण महिलाओं की प्रगति और सशक्तिकरण का जीवंत प्रतीक है। प्राइवेट स्कूल एंड चाइल्ड वेलफेयर एसोसिएशन पासवा की आज रांची में बैठक हुई। इस दौरान अध्यक्ष आलोक दुबे ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों की कार्यशैली की आलोचना की और आरोप लगाया कि निजी विद्यालय संचालकों को परेशान किया जा रहा है। देखिए, जो आरटीई कानून के माध्यम से जो निजी विद्यालयों को परेशानी हो रही है, उस पर 19 नवंबर को माननीय झारखंड हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को किसी भी प्रकार के पीड़क कार्रवाई करने से मना किया था कि और क्योंकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट के अधीन में है, तो इसके मातहत निजी विद्यालयों की परेशानियों को देखते हुए पासवा ने जो है सुप्रीम कोर्ट में इंटरवेन किया है 1 दिसंबर को।
हम इस लड़ाई को मजबूती के साथ सर्वोच्च न्यायालय में लड़ने जा रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज लद्दाख से एक साथ सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए 125 इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी परियोजनाओं को देश को समर्पित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि BRO ने सामाजिक चेतना के निर्वाह में महती भूमिका निभाई है। रक्षा मंत्री ने कहा कि किसी भी देश को आगे बढ़ाने के लिए बुनियादी संरचनाओं की बेहद जरूरत होती है। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों में इसकी महत्ता और भी बढ़ जाती है। रक्षा मंत्री ने कहा कि बेहतर कनेक्टिविटी से ही ऑपरेशन सिंदूर सफल हो पाया। इस टनल प्रोजेक्ट से लद्दाख के दूरदराज के गांव और आगे की सैन्य चौकियों तक लास्ट माइल कनेक्टिविटी में काफी सुधार होगा। डेप्सांग DBO के महत्वपूर्ण अप्रोच रूट पर बना 12,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर स्थित शोक टनल के चालू होने से पूर्वी लद्दाख के डेप्सांग DBO सेक्टर तक पहुंच अब और तेज, सुरक्षित और सुगम हो जाएगी। साथ ही टनल से भारी बर्फबारी में भी सप्लाई लाइन अब नहीं रुकेगी। सैनिकों, हथियार और लॉजिस्टिक मूवमेंट की गति कई गुना बढ़ेगी। संवेदनशील LAC क्षेत्रों में ऑपरेशनल रेडीनेस और मजबूत होगी। साथ ही मौसम के कारण होने वाली देरी और जोखिम में बड़ी कमी आएगी। आज हमारे जवान कठिन इलाकों में इसलिए मजबूती से खड़े हैं क्योंकि उनके पास रोड्स, रियल टाइम कम्युनिकेशन सिस्टम, सैटेलाइट सपोर्ट, सर्विलेंस नेटवर्क और लॉजिस्टिक्स कनेक्टिविटी, यह सारी चीजें उपलब्ध है। बॉर्डर पर तैनात जवान की जिंदगी का एक एक मिनट, एक एक सेकंड, यह बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। नागर विमानन महानिदेशालय DGCA ने इंडिगो के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और अकाउंटेबल मैनेजर को कारण बताओ नोटिस जारी किया है और बड़े पैमाने पर उड़ानें रद्द होने को लेकर 24 घंटे के अंदर जवाब तलब किया है। इधर कंपनी ने यात्रियों से क्षमा मांगी है। उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। वहीं कई दिनों से इंडिगो की परिचालन दिक्कतों से यात्रियों को हो रही परेशानियों पर अब एयरलाइन कंपनी ने अपना बयान जारी किया है। इंडिगो ने अपने बयान में कहा है कि हमने कल 113 डेस्टिनेशंस को कनेक्ट करते हुए 700 से ज़्यादा फ्लाइट्स ऑपरेट की, जबकि कई फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई। इसका मुख्य मकसद नेटवर्क सिस्टम और रोस्टर को रिबूट करना था ताकि हम आज ज़्यादा फ्लाइट्स और स्थिरता के साथ नई शुरुआत कर सकें। इससे सुधार के शुरुआती संकेत भी दिख रहे हैं। आज हम दिन के आखिर तक 1500 से ज़्यादा फ्लाइट्स ऑपरेट करने की राह पर हैं। डेस्टिनेशन की बात करें तो 95% से ज़्यादा नेटवर्क कनेक्टिविटी पहले से ही फिर से शुरू हो गई है, क्योंकि हम परिचालन में मौजूदा 138 डेस्टिनेशंस में से 135 पर उड़ानों का परिचालन कर पा रहे हैं। हालांकि हम समझते हैं कि हमें अभी लंबा रास्ता तय करना है, लेकिन हम अपने ग्राहकों का भरोसा फिर से जीतने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम अपने सभी पार्टनर्स और सरकारी एजेंसियों को उनके लगातार सपोर्ट और गाइडेंस के लिए धन्यवाद देना चाहते हैं। सबसे बढ़कर हम इन मुश्किल समय में धैर्य और सहयोग बनाए रखने के लिए अपने कस्टमर्स और स्टाफ का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। साथ ही एक बार फिर माफी मांगते हैं। इधर हालात पर केंद्र सरकार की नजर है ताकि यात्रियों को कोई असुविधा न हो। केंद्रीय नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने कहा है कि इस पूरे प्रकरण की जवाबदेही तय करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। DGCA ने इंडिगो के CEO को कल ही शोकॉज नोटिस दिया है। 24 आवर्स में उसका आंसर देना, इसलिए उनको बोला है और उनको नोटिस भी इशू किया है। हमने ये भी सूचना दी है इंडिगो के कि विदाउट एनी कैंसिलेशन फी चार्जेस को यहाँ पे न लेते हुए प्रवासी जो है हमारे उनके पैसे वापस दिए जाए। जो उनका लगेज है, बैगेज हो 48 आवर्स के अंदर उनको मिले। ऐसे बहुत सारे निर्णय हमने इमीडिएटली ले लिए हैं। इस बारे में सरकार बिल्कुल गंभीरता से विचार कर रही है। जो जांच कमेटी अपॉइंट किए उसका रिपोर्ट आने के बाद बिल्कुल उस पर कार्रवाई भी होगी। जो कसूरवार है, जिनकी वजह से ये हुआ है, मैनेजमेंट का क्या प्रॉब्लम है, उसमें क्या उन्होंने ये सीरियसली क्यों नहीं लिया, ये सब बातें उसमें आएगी और बिल्कुल।
गिरिडीह जिला अधिवक्ता संघ के चुनाव में एक बार फिर अध्यक्ष पद पर प्रकाश सहाय ने जीत दर्ज की है। वहीं महासचिव पद पर चुन्नूकांत लगातार 5वीं बार जीते हैं। उपाध्यक्ष पद पर विशाल आनंद ने अपने प्रतिद्वंदी को परास्त करते हुए जीत हासिल की। ज्वाइंट सेक्रेटरी लाइब्रेरी पद पर शुभोनील सामंता ने दूसरी बार जीत दर्ज की। वहीं सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन पद पर शिवेंद्र कुमार सिन्हा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी को हराया, जबकि कोषाध्यक्ष पद पर अमित सिन्हा तथा सह कोषाध्यक्ष पद पर दिनेश राणा विजय हुए। अधिवक्ता प्रमोद कुमार सिंह द्वारा जीते हुए पदाधिकारियों के नामों की घोषणा के साथ ही विजेता प्रत्याशियों के समर्थक झूम उठे और विजय जुलूस में जमकर आतिशबाजी हुई। सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारियों ने अधिवक्ताओं के प्रति आभार प्रकट किया। सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन मनु है शिवेंद्र कुमार सिन्हा इलेक्टेड। ज्वाइंट सेक्रेटरी लाइब्रेरी शुभोनील सामंता। बधाई देता हूँ, ये मेरी जीत नहीं उनकी जीत है। रुक रहे पूरा में हमारा बार है, लगभग एक्यूरेट हम नहीं कह रहे हैं, 1903 का ये बार है और ये रिकॉर्ड, ये सारे हमारे जितने अधिवक्ता हैं ये उनका रिकॉर्ड है। उन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया कि चुन्नूकांत को लगातार 5वीं बार यहाँ महासचिव बनाया है। हम तमाम अधिवक्ताओं का अभिनंदन करना चाहते हैं। इनर व्हील क्लब ऑफ रांची, पलास और संबंध इकाइयों की पहल पर रांची में महिला सुरक्षा को लेकर जागरूकता रैली निकाली गई। रांची के मोराबादी स्थित बापू वाटिका में पोस्टर्स और स्लोगन के साथ यूनाइटेड नेशन की मुहिम ऑरेंज द वर्ल्ड का साथ देते हुए इनर व्हील क्लब ऑफ रांची पलास ने राजधानी के इनर व्हील क्लब ऑफ स्वर्णरेखा तथा इनर व्हील क्लब ऑफ संजीवनी की सदस्यों के साथ यह रैली निकाली। इस दौरान वक्ताओं ने महिलाओं के खिलाफ होने वाली हिंसा की निंदा की और महिला सुरक्षा सुनिश्चित करने पर बल दिया। धनबाद के केंदुआडीह थाना क्षेत्र में जहरीली गैस का कहर लगातार जारी है। कोल इंडिया के तकनीकी निदेशक की माने तो इस क्षेत्र में जहरीले गैस का प्रकोप लगातार बढ़ता जाएगा। वहीं धनबाद उपायुक्त ने रांची धनबाद मुख्य मार्ग को भी खतरे में बताया है। इस गंभीर समस्या का एकमात्र उपाय विस्थापन बताया गया है। धनबाद पहुंचे कोल इंडिया के तकनीकी निदेशक ने बीसीसीएल अधिकारियों के साथ उपायुक्त से मुलाकात की और गैस से प्रभावित क्षेत्र पर विस्तृत चर्चा की। बैठक के बाद उन्होंने बताया कि संबंधित क्षेत्र में जहरीले गैस का प्रभाव लगातार बढ़ता जाएगा, जिस वजह से प्रभावित क्षेत्र में लोगों का रहना खतरे से खाली नहीं है। वही 81 साइट से कनेक्शन है कि नहीं, ये जब तक स्टडी ना हो जाए कोई फॉर श्योर नहीं बोल सकता, लेकिन उस साइट पे ये प्रकोप बढ़ेगा, ये ऐसा दिख रहा है, ऐसा अंदाजा है। आम जनता से ये ज़रूरत है कि अगर वो डेंजरस साइट डिक्लेयर्ड है, अनस्टेबल साइट डिक्लेयर्ड है, वहाँ से लोगों को हटना होगा। वहाँ पे अगर बैठे रहें तो ये समस्या बढ़ेगी, घटेगी नहीं। अगर अभी क्या हो रहा है कि यदि वो और अपना इनलॉन्गेटेड उसमें अपना टाइम बिताएंगे तो जो थोड़ा बहुत जगह होगा उसको सुधार करने का वो भी खत्म होता है। वहीं केंदुआडीह गैस प्रभावित क्षेत्र का दौरा करने पहुंचे सिंदरी विधायक चंद्रदेव महतो ने बीसीसीएल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी घटना के बावजूद बीसीसीएल की ओर से कोई कारगर उपाय नहीं किया जा रहा है। यदि ऐसा ही रहा तो यहाँ की स्थिति भोपाल गैस त्रासदी जैसे हो सकती है। प्रबंधन परिस्थिति से जिम्मेवारी से भागना चाहती है, भय का माहौल बना करके, भयावह करके चाहती है कि यहाँ खाली हो जाए। हम लोग उसको जिम्मेवारी से भागने नहीं देंगे, पूरी तरह से जिम्मेवारी उनकी है और उनको उपाय खोजना होगा।
इस संबंध में धनबाद के उपायुक्त आदित्य रंजन ने भी कोल इंडिया के तकनीकी निदेशक के मत का समर्थन किया। उन्होंने बताया कि उक्त क्षेत्र में जहरीली गैस का प्रकोप लगातार बढ़ता ही जा रहा है और धनबाद रांची मुख्य मार्ग भी अब खतरे में है। ऐसे में वहां के लोगों को विस्थापित करना ही इसका एकमात्र उपाय है। उनका अपना घर बना हुआ है तो घर का वैल्यूएशन का क्लेम है, अगर वो इंक्रोचर हैं तो उनका राइट टू डिस्प्लेसमेंट का क्लेम है। तो जो भी क्लेम जिसका भी जैसा है वो सारे क्लेम्स को हम लोग सुनेंगे। पर मैं आपके माध्यम से ये अपील करना चाहूँगा कि हम लोग सभी चीज़ों को अच्छे से सर्वे करके नोट करेंगे और जो आपके द्वारा क्लेम किया जाएगा वो सब नोट होगा और जो जेन्युइन होगा वो हम लोग उसको करने का 100% कोशिश करेंगे। केंदुआ डीह में जहरीली गैस का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है और कोल इंडिया के तकनीकी निदेशक भी इसे एक बड़ा खतरा मान रहे हैं। उपायुक्त ने विस्थापन के लिए कैंप लगाने की बात कही है। डीडी न्यूज के लिए धनबाद से अजय कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। निलंबित आईएएस विनय चौबे की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। उनके रिश्तेदार और करीबी भी जांच के राडार पर हैं। एसीबी की टीम आय से अधिक संपत्ति मामले में जांच के सिलसिले में विनय चौबे के घर पर आज पहुंची। इस दौरान उनकी पत्नी स्वप्ना संचिता से एसीबी की टीम ने अनुसंधान के सिलसिले में लंबी पूछताछ की। आय से अधिक संपत्ति मामले में पहले भी एसीबी कई लोगों से पूछताछ कर चुकी है। एसीबी की कार्रवाई के क्रम में विनय चौबे के आवास पर जैप के जवानों की तैनाती दिखी। हजारीबाग में पुलिस ने एक आपराधिक गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है जो पहले उग्रवादी संगठन टीपीसी में सक्रिय थे। पुलिस अधीक्षक अंजनी अंजन ने बताया कि इन अपराधियों के पास से 3 पिस्तौल, 1 कार्बाइन, 9 कारतूस, 8 मोबाइल समेत कई सामान बरामद किए गए हैं। या वो उसको डायन और वो बता करके उसकी हत्या की गई थी, जिसकी हत्या अर्जुन करमाली ने किया। ये भी उसी गांव का रहने वाला है। अर्जुन करमाली जो पिछले कम से कम 7-8 साल से टीपीसी में एक्टिव रहा और सब जोनल भी इसका रैंक था टीपीसी में। बाद में अपने कुछ अन्य साथियों के साथ मिल करके ये एक अलग गिरोह बनाया जिसका नाम इसने आलोक गिरोह रखा और इसके इस पूरे क्षेत्र में आप केरेडारी, बड़का गाँव, सिल्ली, चतरा, इन सारे क्षेत्र में ये अपनी गतिविधि को कारित करता था। तो टीपीसी का एक फ्रैक्शन पूरी तरह से अलग हुआ था जिसको लीड अर्जुन करमाली और एक तो और लोग हैं वो कर रहे थे। तो इसमें हम लोगों ने एक एसआईटी बनाया था जिसने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसमें एक अर्जुन करमाली है, इसी का उर्फ में भैरव सिंह भी इसको कहते थे। देश के अन्य हिस्सों में भी अपराधियों और नक्सलियों के खिलाफ अनवरत अभियान चल रहा है। सुरक्षा बलों के अदम्य साहस के आगे नक्सली पस्त दिख रहे हैं। मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में 10 सशस्त्र नक्सलियों ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। कल देर रात पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। पिछले 10 वर्ष से सक्रिय ये डिवीजन बालाघाट, मंडला, छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले और कान्हा नेशनल पार्क के जंगलों में नक्सल गतिविधियों में सक्रिय था। सूत्रों के मुताबिक हॉक फोर्स और इंटेलिजेंस विंग के अथक प्रयासों के बाद इन नक्सलियों ने बालाघाट के आईजी संजय सिंह के समक्ष समर्पण किया। इन पर कुल मिलाकर करीब 3 करोड़ रुपए का इनाम घोषित था। सरेंडर के साथ ही मध्य प्रदेश के एमएमसी जोन का केबी डिवीजन पूरी तरह समाप्त माना जा रहा है। राज्य भर में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। अधिकांश जिलों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे चल रहा है। गुमला में तो सर्दी सितम ढा रही है। यहाँ न्यूनतम तापमान 3.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। रांची के कांके क्षेत्र में 4.4 डिग्री, खूंटी में 5, पलामू में 6.5 और लोहरदगा में न्यूनतम तापमान 7.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। राहत की बात यह है कि अगले 3 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि हो सकती है। 13 दिसंबर तक सवेरे के समय हल्के से मध्यम दर्जे का कोहरा छाया रह सकता है। हालांकि इस दौरान मौसम के शुष्क रहने का पूर्वानुमान है।
काशी तमिल संगमम के चौथे संस्करण में प्रतिभागियों का उत्साह देखते ही बन रहा है। प्रतिभागी भाषाई रूप से भी समृद्ध हो रहे हैं। तमिलनाडु से आए शिक्षकों ने अपना दिन काशी हिंदू विश्वविद्यालय में बिताया। यहाँ उन्होंने तमिल भाषा, साहित्य और कला पर हुए कई रोचक व्याख्यान सुने। इस दौरान उन्हें काशी और तमिल संस्कृति के साझा इतिहास और विरासत को समझने का मौका भी मिला। काशी और तमिल की बात नहीं है, ये संगम की बात है कि काशी और तमिल के बीच में संगम हो। तो एक तरह से हमारे जो उत्तर और भारत के बीच में जो परंपराएं हैं, उन परंपराओं में इतनी ज़्यादा सिमिलैरिटी है। उसकी जड़ें एक हैं लेकिन ऊपर से वृक्ष अलग अलग दिखते हैं, तो ये परंपराएं साथ में जुड़ती हैं। प्रतिभागियों ने वाराणसी के स्कूलों का भी दौरा किया। उन्होंने स्कूली शिक्षा प्रणाली को नजदीक से देखा और तमिल सीख रहे बच्चों से मुलाकात कर उनकी बातें सुनी। यात्रा का सबसे भावुक क्षण था मालवीय मूल्य अनुशीलन केंद्र का दौरा, जहां वे महामना मदन मोहन मालवीय जी के जीवन, विचारों और विश्वविद्यालय निर्माण की कहानी से रूबरू हुए। हर दस्तावेज और हर चित्र के साथ जैसे वे इतिहास से जुड़ते चले गए। अब जब मोबिलिटी बढ़ रही है, स्टूडेंट्स की भी, टीचर्स की भी, टूरिस्ट की भी, तो ये बॉन्ड और मजबूत होगा, है ना। ये तंतु जो है और गहरा होगा। तो ये आके यहाँ उनको पहली बार देखने जानने को मिलता है। छात्रों का पूरा दिन सीखने, समझने और दो संस्कृतियों के मिलन का अनोखा अनुभव रहा। तमिल प्रतिभागियों के मन में बनी ये स्मृतियां आने वाले समय में उत्तर और दक्षिण भारत के सांस्कृतिक संबंधों को और गहरा करेंगी। सेंट्रल हिंदू बॉयज़ वाराणसी के ये बच्चे जो हैं ये तमिल के बेसिक्स जो लैंग्वेज है उसको सीख रहे हैं और निश्चित तौर पर कोशिश ये है कि इन लोगों का रुझान तमिल सीखने की तरफ हो और काशी और तमिल के बीच का जो संगम है वो और ज़्यादा प्रगाढ़ हो। उसकी शुरुआत इन नौनिहालों से हो रही है। कैमरामैन संदीप के साथ चंद्रशेखर, डीडी न्यूज़, वाराणसी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा में कल राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के सिलसिले में विशेष चर्चा। झारखंड विधानसभा में पेश होगा अनुपूरक बजट। सीएम की अध्यक्षता में होगी कैबिनेट बैठक। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने विकसित भारत के संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने के लिए सामूहिक प्रयास पर दिया जोर। धरती आबा के सपनों का झारखंड बनाने पर जोर। राज्यपाल से जदयू शिष्टमंडल ने की मुलाकात। पेशा कानून लागू करने की मांग। दीपिका पांडे सिंह ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती में लखपति दीदियों के योगदान को सराहा। और निलंबित आईएएस विनय चौबे की बढ़ती मुश्किलें। आय से अधिक संपत्ति मामले में एसीबी ने पत्नी से की पूछताछ। संपत्ति के ब्यौरे से कड़ी जोड़ने की कवायद।